नमस्कार, मैं अजय पांडे फिर से आपकी बायोलॉजी की क्लास में। आज आप लोगों को मैं प्रोटोप्लाज्म पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको सेल्स बताया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है उसके विषय में बताया। और आज एक नई शुरुआत के साथ फिर से बायोलॉजी की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा प्रोटोप्लाज्म। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृपया मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। प्रोटोप्लाज्म है क्या? देखिए, जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है। ये सपोज करिए ये कोई सेल है और सेल के चारों अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म, और बीच में जो होता है वह न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। सपोज करिएगा ये है आपका साइटोप्लाज्म और ये जो है आपका न्यूक्लियस है। इसी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, इन्हीं दोनों को मिला करके एक नया नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। अर्थात प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का मिश्रण होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मिले हुए रूप को ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम को सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म टर्म को पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे। किसने दिया था भाई? पुरकिंजे ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म नाम को पुरकिंजे महोदय ने दिया था। ये टीजीटी, पीजीटी, नीट जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है द टर्म प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय, तो ऑप्शन आपका होगा पुरकिंजे। इसके बाद आपको बता दें कि प्रोटोप्लाज्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसे हम कहते हैं सारकोड। उसे हम सारकोड कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं सारकोड। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे सारकोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सारकोड। और सारकोड जो नाम है, ये सारकोड नाम को जो है डुजार्डिन ने दिया था। इस नाम को किसने दिया था? डुजार्डिन। किसने दिया था? डुजार्डिन ने। सारकोड टर्म को किसने दिया था? डुजार्डिन ने दिया था। फिर इसके बाद हम आपको बताएं कि एक वैज्ञानिक हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सारकोड किसे कहते हैं, सारकोड किसका नाम है? तो सारकोड जो होता है वह प्रोटोप्लाज्म का ही दूसरा नाम है और इस नाम को किसने दिया था? इस नाम को डुजार्डिन ने दिया था। एक वैज्ञानिक हैं, हम आपको बताएं, ह्यूगो वान मोहल उनका नाम है। वैज्ञानिक का नाम है ह्यूगो वान मोहल। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ह्यूगो वान मोहल। ह्यूगो वान मोहल ने प्लांट में प्रोटोप्लाज्म को देखा था। क्या देखा था? प्लांट सेल्स में
प्रोटोप्लाज्म का वर्णन किया था और उसका महत्व बताया था। तो ये प्रश्न पूछता है कि वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्लांट के सेल्स में प्रोटोप्लाज्म का वर्णन किया था। तो उनका नाम है ह्यूगो वान मोहल। ह्यूगो वान मोहल ने प्लांट के सेल में प्रोटोप्लाज्म का वर्णन किया और बताया कि प्लांट में प्रोटोप्लाज्म का महत्व क्या है। इसको सबसे पहले ह्यूगो वान मोहल ने बताया था। ठीक है। और एक महान वैज्ञानिक हैं हक्सले, और ये बहुत ही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हक्सले ने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया था प्रोटोप्लाज्म के संबंध में। उन्होंने क्या कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवन का भौतिक आधार। किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। और यह सेंटेंस, यह थ्योरी सबसे पहले हक्सले ने दिया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, तो किसने दिया था? हक्सले ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इस चीज को किसने दिया था? हक्सले ने दिया था। किसने दिया था? हक्सले। एक महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हक्सले। इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और इसके साथ साथ ये जितने भी प्रश्न हैं आज के चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सारे टॉपिक को, सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। और ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए खास करके। फिर देखिए एक थ्योरी है प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मैक्स सुल्ज। एक वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है मैक्स सुल्ज। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को मैक्स सुल्ज ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स सुल्ज। तो प्रश्न पूछा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी इज गिवन बाय, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स सुल्ज। मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को दिया था। ये चीज है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट क्या है। प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट क्या है उसे हम आपको बताते हैं। और एक कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनको याद करने के लिए हम आपको फार्मूला भी देंगे। प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि प्रोटोप्लाज्म में डेड सेल, लिविंग सेल तो पाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ डेड सेल भी पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कहीं किसी परीक्षा में कि इन प्रोटोप्लाज्म में किस प्रकार की सेल पाई जाती हैं। तो लिविंग सेल भी पाई जाती है और डेड सेल भी पाई जाती है। दोनों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जो सेल्स मर जाती हैं वो प्रोटोप्लाज्म में रहती है, फिर बाद में उन्हें दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर अब हम आपको कर रहे हैं कि केमिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। केमिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, और बता दें कि पगलपनों का कोई वो नहीं है, पगलों का। कुछ लोग होते हैं रोड पे दिनों रात गाड़ी लेके घूमते रहते हैं बिना किसी मतलब के। लेकिन एक पगला ऐसा लड़का था, वो कह क्या रहा है कि पानी पर, अब सोचा अब पगले का कि कार लेके रोड पे चलते हैं,
तो कह रहा हम नाही नहीं पानी पर चलेबो। तो सुनो क्या कर रहा, पानी पर कार को लेकर, पानी पर कार को लेकर दिनों रात पौड़ेंगे, जिसे तैरना कहते हैं। तो पानी पर एक फार्मूला हमने आपको बहुत अच्छा बनाया है, पानी पर क्या लेकर, कार लेकर। सोचो कि दुनिया रोड पे कार लेके चलती है, तो ये पानी पे चलेगी। पानी पर कार लेकर, पानी पर कार लेकर दिनों रात पौड़ेंगे। इसी फार्मूले में, इस फार्मूले में जो है आपका प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट हैं सब क्लियर हो जाएगा, और एक सीक्वेंस से क्लियर होगा, एक सीक्वेंस से सब क्लियर होगा। जैसे पानी है तो पानी को हम क्या करते हैं, वाटर। आजकल मम्मी बच्चों को अपने, जो आजकल की नई नई माएँ हैं, वो बच्चों को अपने पानी नहीं कहवा रही हैं, कहें बेटा वाटर चाहिए, वाटर। तो आजकल की मम्मी जो है इंग्लैंड से आई हुई हैं, सब हिंदुस्तान की भाषा भूल गई हैं, पानी को वाटर कहती हैं। तो वाटर पाया जाता है, केमिकल कंपोनेंट था प्रोटोप्लाज्म में, इसमें वाटर पाया जाता है जो 90% होता है, 90%। और पर से होता है प्रोटीन, पर से होता है प्रोटीन, ये पाया जाता है 7%। अभी हम परसेंटेज दिखा देंगे। कार से होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट। और लेकर से जो ले है, इसी से होता है लिपिड। क्या है, लिपिड। दिन से हो गया डीएनए, क्या हो गया, डीएनए। और रात से हो गया आरएनए, ठीक। और पौड़ेंगे में हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो है इतनी चीजें पाई जाती हैं पानी पर कार को लेकर के, पानी पर दौड़ी है, पानी पर कार को लेकर के दिनों रात पौड़ेंगे। तो पानी कितना परसेंटेज है, 90%। प्रोटीन है आपका 7% और कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है कितना है भैया, 2%। और ये लिपिड है आपका 1%। जो डीएनए है ये है आपका 0.7%, सॉरी 0.4%। कितना है, 0.4%। आरएनए है 0.7%, ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पानी पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, डीएनए है, आरएनए है। इतनी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। एक चीज थोड़ा सा छूट गई थी, आपको बता दें। ये पूछा जाता है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि शायद पीसीएस वगैरह किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। हमने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मिलने से बना हुआ है। तो ये प्रश्न पूछता है कभी कभी कि साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था। ये टर्म साइटोप्लाज्म किसने दिया था। तो इनका वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्ट्रासबर्गर। वैसे भी बर्गर आजकल लोग ज्यादा ही खा रहे हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर। बर्गर खाने जाना, बर्गर जब खाओगे तो याद कर लेना, उसी समय एक ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर ने। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या वीडियो को स्टॉप करके आप इसे नोट कर सकते हैं। पानी पर कार लेकर, सोचो पानी पर कार लेके जाएंगे, रोड पे अब नहीं चलना है, मन भर गया है,
पानी पर कार लेके जाएंगे और कार को लेके तोड़ेंगे। ठीक है, इससे आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। और साइटोप्लाज्म टर्म को स्ट्रासबर्गर ने दिया था। द टर्म साइटोप्लाज्म इज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। अब यहाँ पे एक है नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एक अगली पॉइंट होगी नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म का नेचर होता है पॉलीफैसिक कोलॉइडल सिस्टम होता है। पॉलीफैसिक जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका जो सिस्टम होता है यह पॉलीफैसिक कोलॉइडल सिस्टम होता है। कोलॉइडल सिस्टम होता है और यहां पर पॉलीफैसिक का अर्थ होता है रूप बदलना, यानी अर्थात जो प्रोटोप्लाज्म है यह अपना रूप बदलता रहता है, अपना आकार बदलता रहता है। रूप बदलना अर्थात ये जो प्रोटोप्लाज्म है वह किसी एक निश्चित आकृति में नहीं रहता है, वह समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप को, अपने रूप को, अपने आकार को परिवर्तित करते रहता है। फिर उसके बाद जो है प्रोटोप्लाज्म का नेचर होता है कोलॉइडल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कोलॉइडल। प्रोटोप्लाज्म का नेचर होता है कोलॉइडल। दूसरा उसका नेचर होता है इसमें विस्कोसिटी पाई जाती है। इसमें विस्कोसिटी पाई जाती है। इसमें प्रोटोप्लाज्म का नेचर इलास्टिक होता है, तन्यता होती है, इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। ये इसमें ब्राउनियन मूवमेंट भी होती है। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसमें ब्राउनियन मूवमेंट होती है, इसमें ब्राउनियन मूवमेंट होती है। ये प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें टिंडल इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो इसका नेचर कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्म का नेचर, स्वभाव कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह अपना आकार, अपना रूप बदलते रहता है, जिसके कारण हम कहें कि प्रोटोप्लाज्म पॉलीफैसिक स्वभाव का होता है। ये कोलॉइडल विलेन होता है, कोलॉइड होता है, गाढ़ा होता है और इसके अंदर विस्कोसिटी होती है। इसमें इलास्टिसिटी, तन्यता का भी गुण होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरियां। ये कभी कभी पूछ देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और लेकिन हमने आपको बता दिया कि ये पूछ सकता है, थोड़ा सा सबसे अलग है, हटके है कि प्रोटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है, पॉलीफैसिक नेचर का होता है। और पूछा भी है क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पॉलीफैसिक नेचर का होता है, ये कोलॉइडल होता है, सिस्टम होता है, विस्कोसिटी होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है और इसमें टिंडल इफेक्ट भी ये शो करता है। मिटा रहे इसको। अब इसकी प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरियां हैं, उन थ्योरियों को हम बता दें आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, ये पूछा जाता है। तो इसे हम थ्योरी, हम प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी है, क्या कर सकते हैं, थ्योरी रिलेटेड विथ प्रोटोप्लाज्म, थ्योरी रिलेटेड विथ प्रोटोप्लाज्म, थ्योरी रिलेटेड विथ प्रोटोप्लाज्म। अब इनकी थ्योरी क्या है? इसके लिए हमने एक बहुत ही खतरनाक फार्मूला बनाया है और हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अगर नोट कर रहे होंगे तो उस नोटबुक को किसी को दिखाइएगा मत, और न तो
एक बंद कमरे में, कमरा बंद करके, दरवाजा बंद करके उसे पढ़िएगा, नहीं तो अगर मम्मी पापा सुनेंगे तो कनगोजीबो करेंगे, दो छापड़ मरबो करेंगे। इसलिए तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि इस फार्मूले को मन मन पढ़ना बहुत ही खतरनाक है। कहीं रास्ते पे चलते हुए किसी लड़की से कह दिए ना तो जौने संडिल पड़ी गाल लाल हो जाएगी। अब सुनिए क्या है, इसकी कुछ थ्योरियां हैं। और अभी एक आपको बताए थे कि एक थ्योरी हमने आपको बताया था, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को मैक्स सुल्ज ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया है। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स सुल्ज। अभी हम आपको फिर से बता देंगे। और आपका फार्मूला क्या है, रेहाना, कोई लड़की है रेहाना जिसका नाम है, रेहाना के गालों पर एलोवेरा बेस्ट लगता है। कैसा लगा? बहुत ही खतरनाक है। रेहाना के गालों पर, रेहाना के गालों पर, रेहाना के गालों पर एलोवेरा बेस्ट लगता है। फिर से बोलेंगे, रेहाना के गालों पर एलोवेरा बेस्ट लगता है। मने मन पड़ जा, कहीं तेजी से मत बोलना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो अब यहां पे हम बता रहे हैं रेहाना। अब हम इसको फार्मूले को तोड़ेंगे और आप उसे देखिएगा। रेहाना में जो RE है, RE इसका मतलब होता है रेटिकुलर थ्योरी या रेटिकुलेट थ्योरी। क्या है? रेटिकुलेट थ्योरी। ठीक है, रेहाना में जो RE है उसका मतलब होता है रेटिकुलेट थ्योरी। और मिटा रहे हैं। और यहां पे जो हाना है HA, ये रेटिकुलेट थ्योरी को हैंस्टीन ने दिया था। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैंस्टीन। तो रेटिकुलेट थ्योरी को किसने दिया था? हैंस्टीन ने दिया था। जो रेटिकुलेट थ्योरी है उस थ्योरी को हैंस्टीन ने दिया था। अब यहां पे है फिर गालों, ठीक है, गालों पर है तो ग्रैनुलर थ्योरी। यहां पे देखो ये जो G है, इस G से हम लेते हैं ग्रैनुलर थ्योरी। और ग्रैनुलर थ्योरी को Al से अल्टमान ने दिया था। किसने दिया था? अल्टमान। तो रेटिकुलेट थ्योरी को किसने दिया था? हैंस्टीन ने। ग्रैनुलर थ्योरी को किसने दिया था? अल्टमान ने। ठीक। और उसके बाद क्या है? एलोवेरा बेस्ट लगता है। एल्वियोलर थ्योरी, एलोवेरा से क्या है? एल्वियोलर थ्योरी। और एल्वियोलर थ्योरी को बुसेली ने दिया था। किसने दिया था? बेस्ट से हो गया बुसेली। ठीक। तो रेहाना के गालों पर एलोवेरा बेस्ट लगता है। तो ये हो गया रेटिकुलेट थ्योरी को हैंस्टीन ने दिया था, गालों पे ग्रैनुलर थ्योरी को अल्टमान ने दिया था और एल्वियोलर थ्योरी को बुसेली ने दिया था। ठीक है। और हमने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को किसने दिया था? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैक्स सुल्ज। तो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को वैज्ञानिक है तो जो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को मैक्स सुल्ज ने दिया था। मैक्स सुल्ज ने दिया था। ठीक। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप उसे जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये परीक्षा की दृष्टि से चाहे नीट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन। एक प्रश्न पूछा है किसी एग्जाम में
कि प्रोटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड की संख्या कितनी होती है। तो प्रोटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड की संख्या 20 होती है। आपको बता दें, आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और एक और है कोलॉइडल थ्योरी। एक प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी हो गया, रेटिकुलेट थ्योरी, ग्रेनुलर थ्योरी, एल्वियोलर थ्योरी, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक प्रश्न है कोलॉइडल थ्योरी। यहां पे हम लिख रहे हैं कोलॉइडल थ्योरी को किसने दिया था? तो कोलॉइडल थ्योरी को फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने दिया था। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन ये याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अब इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। आप नोट कर लीजिए। हो गया? नमस्कार। इसके पहले हमने आपको प्रोटोप्लाज्म पढ़ा रहे थे और पता नहीं क्यों लगभग 30 मिनट की वीडियो होते ही कट जा रही है और उसमें आपका छूट गया था। और फिर से हम आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उस प्रोटोप्लाज्म में कुछ गतियां होती हैं, उन्हीं गतियों को हम प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहते हैं। और यह जो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 साइक्लोसिस मूवमेंट, नंबर 2 सिलियरी मूवमेंट और नंबर 3 अमीबॉयडल मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप इसे ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 है आपका साइक्लोसिस मूवमेंट। साइक्लोसिस मूवमेंट। नंबर 2 है आपका सिलियरी मूवमेंट। और नंबर 3 है आपका अमीबॉयडल मूवमेंट। 3 प्रकार की गतियां होती हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, साइक्लोसिस मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और अमीबॉयडल मूवमेंट। जो यह साइक्लोसिस मूवमेंट होती है, यह साइक्लोसिस मूवमेंट भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है रोटेशनल मूवमेंट और एक होता है सर्कुलेशन मूवमेंट। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं। ये जो साइक्लोसिस मूवमेंट होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। एक है आपका रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट और दूसरा है आपका सर्कुलेशन मूवमेंट। क्या है? सर्कुलेशन मूवमेंट। अब यह जो रोटेशनल मूवमेंट होता है, अब प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न तो पूछता है, या तो आपसे पूछेगा साइक्लोसिस मूवमेंट किसमें पूछेगा, किसमें पाया जाता है? तो ये रोटेशनल मूवमेंट इज द टाइप ऑफ साइक्लोसिस मूवमेंट। जो यह रोटेशनल मूवमेंट है, यह साइक्लोसिस मूवमेंट का एक प्रकार है, एक भाग है। तो प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है, साइक्लोसिस भी पूछ सकता है और रोटेशनल भी पूछ सकता है। अब आप कहेंगे सर हमको रोटेशनल बताए थे और एग्जाम में पूछ दिया साइक्लोसिस। तो ये रोटेशनल मूवमेंट कहाँ पाया जाता है? हम आपको बता रहे हैं 3 पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार यही पूछा जाता है और 100% पूरी उम्मीद है कि यही प्रश्न फिर से पूछा जाएगा। ये जो है इसका नंबर 1 नाम है हाइड्रिला।
हाइड्रीला। एग्जाम्पल है इसका, रोटेशनल मोमेंट का एग्जाम्पल है हाइड्रीला। नंबर 2 है आपका वैलेसनेरिया, वैलेसनेरिया। और नंबर 3 है आपका कारा। तो रोटेशनल मोमेंट 3 प्रकार का होता है, यहां नहीं लिख रहा है, नंबर 3 हम यहां पे लिख दे रहे हैं। नंबर 3 है आपका कारा। तो रोटेशनल मूवमेंट में 3 है, हाइड्रीला, वैलेसनेरिया और कारा। अब इसको याद करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला दिया है, एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र दिया है। और जब ये ब्रह्मास्त्र, अगर ये प्रश्न पूछा और आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र सीधे निशाने पर ही लगेगा, ठीक, पूरा एकदम निशाना पे लगेगा, है क्या। तो फार्मूला है आपका, मान लीजिए कह रहा है कि हैदराबाद की वैली में रात को मत घूमना। क्यों मत घूमना? हैदराबाद की वैली में रात को मत घूमना क्योंकि वहां चोर साइकिल से घूमते हैं। तो फार्मूला हमने बनाया, हैदराबाद की वैली में चोर रात को साइकिल से घूमते हैं। हैदराबाद की वैली में चोर रात में साइकिल से घूमते हैं। आपका हैदराबाद से हाइड्रीला, वैली से वैलेसनेरिया, चोर से कारा, रोटेशनल मोमेंट। और रोटेशनल मोमेंट इज द टाइप ऑफ साइक्लोसिस मोमेंट। अगर अब प्रश्न आपसे कुछ भी पूछता है कि हाइड्रीला में किस प्रकार का मोमेंट होता है और ऑप्शन में रोटेशनल नहीं दिया है, साइक्लोसिस दिया है, तो आंसर आपका सही होगा साइक्लोसिस। अगर प्रश्न पूछा वैलेसनेरिया में किस प्रकार का मूवमेंट होता है, अगर रोटेशनल नहीं दिया है, साइक्लोसिस है तो साइक्लोसिस। अगर साइक्लोसिस नहीं है, रोटेशनल है तो रोटेशनल होगा। अब कुछ पगलेट ये सोच रहे होंगे, ज्यादा दिमाग वाले, कि सर अगर दोनों दे दिया हो तब। ऐसा होगा ही नहीं कि दोनों प्रश्न, दोनों उत्तर दे। या तो दोनों ऑप्शन बोथ कर दे, ए एंड बी, तो वो सही होगा, और नहीं तो दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। फिर यहां पे देखिए सर्कुलेशन मूवमेंट है। तो सर्कुलेशन मूवमेंट कहां होता है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टियों से। ये हमेशा प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे जो भी परीक्षाएं हो, उसमें ये पूछा जाता है कि सर्कुलेशन मूवमेंट कहाँ होता है। तो सर्कुलेशन मूवमेंट जो है ट्रेडिस्केंटिया, एक प्लांट है ट्रेडिस्केंसिया के स्टेमिनल हेयर में होता है। स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिस्केंसिया, या ट्रेडिस्केंसिया के स्टेमिनल हेयर में सर्कुलेशन मूवमेंट होता है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिस स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिस्केंटिया। और स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिस्केंटिया में कौन सा मूवमेंट होता है? सर्कुलेशन मूवमेंट होता है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछता है कि नेक्स्ट आपका जो मूवमेंट है वो था सीलियरी मूवमेंट। तो जिसमें सीलिया पाई जाती है उसमें सीलियरी मूवमेंट होता है। सीलिया किसमें पाई जाती है? सीलिया क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। जिनमें सीलिया पाया जाएगा, जो जंतु जो सीलिया से मूवमेंट करते हैं वो सीलियरी मूवमेंट। जैसे तो सीलियरी मूवमेंट किसमें है? सीलियरी मूवमेंट क्लेमाइडोमोनास में होता है। किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में। तो पूछा जाता है क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार का मूवमेंट होता है, तो क्लेमाइडोमोनास में सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है। अमीबॉइडल मूवमेंट अगला है, ये नंबर 2 था। अमीबॉइडल मूवमेंट, तो अमीबॉइडल मूवमेंट किसमें होता है?
मिक्सोमाइकोटा का एक मेंबर है, फंजाई है, जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। क्या नाम है? ये एक फंजाई है जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। ये मेंबर है मिक्सोमाइकोटा का। किसका नाम मेंबर है? मिक्सोमाइकोटा का। और ये क्या है? ये फंजाई है, कवक है, ये फंजाई है। और एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, अमीबॉइडल मूवमेंट किसमें होता है? स्लाइम मोल्ड में। ये मिक्सोमाइकोटा का मेंबर है और इस फंजाई है। और जो स्लाइम मोल्ड होता है, स्लाइम मोल्ड में सेलवाल नहीं पाई जाती है। प्लांट में सेलवाल पाई जाती है, लेकिन ये जो फंजाई है, फंजाई इज ए टाइप ऑफ प्लांट। फंजाई एक प्रकार का पौधा है, प्लांट है, और इसमें इसका एक मेंबर है स्लाइम मोल्ड, और स्लाइम मोल्ड में सेलवाल नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सेलवाल किसमें नहीं पाई जाती है? तो सेलवाल स्लाइम मोल्ड में सेलवाल नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सेलवाल जो होती है, सेलवाल अब्सेंट होती है। क्या होती है? अब्सेंट होती है। किसमें? स्लाइम मोल्ड में। स्लाइम मोल्ड में सेलवाल अब्सेंट होती है। तो हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि हमने जो आपको प्रोटोप्लाज्म पढ़ाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया होगा। और आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए। हमारी जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उन्हें बताइए। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद। सीलिया पाई